वेलकम गाइस टू रावेंद्र एकेडमी। और ये मैंने एक पैरेलल में मतलब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के पैरेलल में नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है एसी ब्रिजेस। तो जिसमें हम एसी ब्रिजेस ए टू जेड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी पार्ट में करेंगे। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं एसी ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट। एसी ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कोई भी एसी कॉम्पोनेंट ऐसा कॉम्पोनेंट मेजर करना है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता हो। तो एसी ब्रिजेस की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? इंडक्टेंस मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसके लिए अलग अलग ब्रिजेस बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो हम एक कोई भी रैंडम ब्रिज ले लेते हैं। रैंडम ब्रिज कोई भी एक अपने से एक ब्रिज एज्यूम कर लेते हैं और ब्रिज का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? एसी कंपोनेंट यानी कि जेड ले लेंगे। पहले अगर डीसी ब्रिज होता तो वहां पे रेजिस्टेंस कंसीडर करते, यहाँ पे हम जेड कंसीडर करेंगे। ये हमारा ब्रिज बन गया। ये हम लगाते हैं डिटेक्टर। क्या काम होता है उसको मैं बताता हूं अभी। और यहाँ पे हमने लगा दिया सप्लाई। सप्लाई है हमारा एसी, मान लेते हैं वीएस। ये है इम्पीडेंस Z1, ये है Z2, Z3, Z4। ये है डिटेक्टर डी। तो चलिए अब मुझे बताइएगा एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन हमने ये डायरेक्टली पढ़ रखा है कि जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तब अपोजिट ब्रांचेस का जो इम्पीडेंस का प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाता है। जैसे इस केस में Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। ये बैलेंस कंडीशन होती है किसी भी एसी ब्रिज की कि ऑपोजिट ब्रांचेस के इम्पीडेंस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए। करेक्ट। बट ये आया कैसे? ये कभी कभी डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 आया कैसे। तो इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं VA, इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं VB। तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं तो अब मुझे बताइए ये जो VS है सप्लाई वोल्टेज, ये यहां पे अपीयर हो रहा है या नहीं? मतलब इस पूरे ब्रांच में VS अपीयर हो रहा है यहां तक। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हम VA निकाल सकते हैं। और VA क्या है? वोल्टेज अक्रॉस Z3, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंडेड मान लेते हैं इसे। तो VA क्या है? Z3 के अक्रॉस का वोल्टेज। तो VA क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं? VS Z3 के अक्रॉस निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो Z3 प्लस Z1। सिमिलरली हम VB निकाल लेते हैं। VB यानी कि इस Z4 के अक्रॉस का वोल्टेज, और VS जो टोटल वोल्टेज है वो Z2 और Z4 के अक्रॉस कंबाइंडली अपीयर कर रहा है। तो VB अगर हमें निकालना है तो टोटल वोल्टेज Z4 के अक्रॉस निकालना है डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z4। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं? बैलेंस ब्रिज की कंडीशन। और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इस डिटेक्टर से जो करंट है वो क्या जानी चाहिए? जीरो। डिटेक्टर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो। तो मुझे बताइए बैलेंस कंडीशन
I इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I इज इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है जब दोनों वोल्टेज बराबर हो। VA इज इक्वल टू VB हो जाए तो डिटेक्टर से करंट जीरो चला जाएगा। सो VA बराबर VB, ये है फॉर बैलेंस कंडीशन। तो VA हमें पता है, VS Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3। VB हमें पता है, VS Z4 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z4। ये VS से VS कैंसिल आउट हो गया, हमें देखिए क्या मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Z3 Z2 प्लस Z3 Z4 Z1 Z4 प्लस Z3 Z4। तो आप देखिए Z3 Z4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास, Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z4। ये वही कंडीशन है जो हम अभी तक लगाते आ रहे थे, तो ये डायरेक्टली हमने प्रूव कर दिया। बैलेंस कंडीशन ये होती है। अब अगर हम AC की बात कर रहे हैं तो जरूर Z1 Z2 Z3 Z4 का कोई ना कोई एंगल होगा। तो मान लेते हैं हमारा जो Z1 है उसका मैग्नीट्यूड अगर Z1 है तो एंगल क्या हो जाएगा, θ1। Z2 का मैग्नीट्यूड अगर Z2 है और एंगल हो जाएगा θ2। Z3 मैग्नीट्यूड Z3 एंगल θ3। Z4 मैग्नीट्यूड है Z4 और एंगल है θ3। अगर हम एंगल भी कंसीडर करते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, Z2। Z2 को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एंगल Z2 एंगल Z2 एंगल θ2। फिर Z3 को हम लिख सकते हैं Z3 एंगल θ3 इज इक्वल टू Z1 एंगल θ1 Z4 एंगल θ4। तो अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Z2 Z3 और एंगल क्या हो जाते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो θ3 प्लस θ2 इज इक्वल टू Z1 Z4 एंगल θ1 प्लस θ4। तो अगर आपको डायरेक्टली एंगल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि बैलेंस कंडीशन में जो एंगल है वो θ1 प्लस θ4 बराबर θ2 प्लस θ3। ये हो जाएगा एंगल इन बैलेंस कंडीशन। राइट। अब हम XYZ जैसे कोई भी ब्रिज दे दिया गया है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज या मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फिर से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम ब्रिजेस पे चलते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 साइड्स हैं। ये है यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस, यहाँ पे भी लगा हुआ है कैपेसिटेंस, यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। यह है कैपेसिटेंस C1, यह है कैपेसिटेंस, इसे मान लेते हैं CX, इसे मान लेते हैं R3, इसे मान लेते हैं R2। राइट। अब एक चीज मुझे बताइएगा, बैलेंसिंग कंडीशन क्या बोलती है, ये पूरा इंपीडेंस मान लेते हैं Z1, ये पूरा इंपीडेंस मान लेते हैं Z3,
ये पूरा इम्पिडेंस मान लेते हैं Z, इसको 4 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ऑपोजिट ब्रांचेस का जो इम्पिडेंस का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, हम इसको बदल भी सकते हैं, चाहे आप कुछ भी नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग हम चाहे तो टोटली चेंज कर सकते हैं। ये Z1 हमने कर दिया, इसे हमने कर दिया 4, इसे हमने कर दिया 3, इसे हमने कर दिया 2। तो अब यहां से बताइए बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, ऑपोजिट ब्रांचेस के इंपिडेंस का प्रोडक्ट बराबर हो जाए। तो Z1 के ऑपोजिट क्या है, Z4, तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 के ऑपोजिट क्या है, Z3, सो Z2 Z3। अब Z1 ब्रांच में क्या कनेक्टेड है, C1, C1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/j⍵C1। Z4 वाली ब्रांच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R3। यहाँ पे हमें Cx निकालना है, राइट, Cx की वैल्यू क्या होगी। तो अब ध्यान दीजिए, Z2 वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, Z3 वाली ब्रांच में एक अननोन कैपेसिटेंस कनेक्टेड है Cx, जो कि हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/j⍵Cx। तो ये j⍵ से j⍵ कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, R3/C1 इज इक्वल टू R2/Cx। तो यहाँ से Cx हमने निकाल लिया या नहीं निकाला, Cx कितना हो जाएगा, R2C1/R3। तो क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछेगा, Cx पूछेगा आपसे, C1 की वैल्यू दी गई होगी, R2 की वैल्यू दी गई होगी, R3 की वैल्यू दी गई होगी। आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले ब्रिज पे, जिसका नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सॉरी, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। तो देखिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज बनता कैसे है। यहाँ पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, यहाँ पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, यहाँ पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। तो इंडक्टेंस, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज क्या फाइंड करने के लिए होता है, टू फाइंड इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो मान लेते हैं ये जो कॉइल है हमने लगाया है यहाँ पे, तो इस कॉइल का इंडक्टेंस है L1 और इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, जिसे हमने मान लिया R1। अब इस ब्रांच के जस्ट ऑपोजिट एक लगा दीजिए आप रेजिस्टेंस, जिसको बोल दीजिए R4, ये हो गया R3, ये हो गया R2, ये हो गया L2, और ये लग गया हमारा डिटेक्टर, डिटेक्टर D, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है सप्लाई। अब देखिए एग्जाम में जब आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पूछेगा, तो जरूरी नहीं है कि सेम यही यही ब्रिज आपको छाप दे पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे क्या कर सकता है वो, ये मान लेते हैं इस पूरी ब्रांच का इंपीडेंस Z1 है, Z4 इस ब्रांच का इंपीडेंस Z3, इस ब्रांच का इंपीडेंस Z2। तो एग्जाम में क्या कर सकता है, R4 वाली ब्रांच को Z1 की जगह लगा सकता है और Z1 वाली ब्रांच को R4 की जगह लगा सकता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अलग सा ब्रिज दिख रहा है, बट वो है वही, Z1 Z4 करिए या Z4 Z1 करिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हमारा
R1 L1 क्या है, नोन, सॉरी अननोन, यही तो हमें निकालना है। R1 N1 है अननोन, R2 L2 यानी कि कॉइल 2 जो है वो है नोन, इसकी वैल्यू हमें नोन है। तो सीधे सीधे आप क्या लगा दीजिए, बैलेंसिंग ब्रिज का कंडीशन। हम जानते हैं बैलेंसिंग ब्रिज का कंडीशन क्या होता है, ऑपोजिट ब्रांचेस का इंपीडेंस का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मतलब अगर यहाँ पे इसने Z4 की जगह Z3 कर दिया होता तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता, क्या हो जाता, Z1 इंटू Z3 हो जाता, ऑपोजिट में जो ब्रांच होगी उसका प्रोडक्ट लेना है। तो चलिए Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 ब्रांच में R1 और L1 सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस j ओमेगा L1। Z2, Z2 ब्रांच में क्या कनेक्टेड है, R2 और L2, तो R2 प्लस j ओमेगा L2। Z3 में सिर्फ रेजिस्टेंस एक कनेक्टेड है R3, Z4 में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R4। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सारी इक्वेशंस को सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या दी गई है, R1 प्लस j ओमेगा L1। Z4 क्या है, R4। Z2 क्या है, R2 प्लस j ओमेगा L2। Z3 क्या है, R3। तो R4 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें, R1 प्लस j ओमेगा L1 इज इक्वल टू R2 प्लस j ओमेगा L2 R3 बाई क्या आ जाएगा, R4। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, R1 प्लस j ओमेगा L1 इज इक्वल टू R2 R3 बाई R4 प्लस j ओमेगा L2 R3 बाई R4। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो अब यहां से आप क्या करिए, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसे, इक्वेशन थर्ड में रियल और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर कर लीजिए। सो ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, तो रियल टर्म क्या बोल रहा है, R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 R3 बाई R4, और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है, L1 इज इक्वल टू L2 R3 बाई R4। तो अब देखिए हमें यही तो निकालना था, L1 और R1 की वैल्यू ही अननोन थी और L1 और R1 ही हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो इस तरह से मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज को सॉल्व किया जाता है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज को सॉल्व करके हम इंडक्टेंस L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, यहाँ पे देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो इंडक्टेंस यूज कर रहे हैं, L1 और L2। और आपको पता है कहीं पे भी अगर हम दो इंडक्टेंस यूज करते हैं तो किस चीज की प्रॉब्लम आती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने इस ब्रिज से स्विच किया किस पे, मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज पे। तो अब नेक्स्ट जो ब्रिज हम पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज। उसमें क्या होगा मैं अभी बता देता हूँ, उसको कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो इंडक्टेंस है
इसको हटा देते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में। इसकी जगह इस रेजिस्टेंस R4 के पैरेलल एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, वो हो जाता है हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज। तो चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।